Assalamu alaikum. I am Adnan Sheikh, faculty member at ComStat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 11 regarding the course Principle of Inventory and Material Management, LSM736. Today we are going to start a new chapter, that is of the capacity management and planning. कि capacity आपने कैसे और किस basis पे manage करनी है, and we are going to attach it with the planning कि how we are going to plan a capacity, कि how we are going to plan a capacity and how we are going to manage it. Again, the books are the same, that is Introduction to Material Management 6th edition by Tony Arnold, and then Operation Management for Competitive Advantage, that is by Shays, Operation Management by Hazier. So starting first we are going to see कि आज के objectives हमारे पास क्या हैं और किन basis पे हमने आगे लेकर जाना है. Objectives, first of all, what is capacity? Capacity किन basis पे decide होती है, कैसे decide होती है, किन basis पे हम लेकर उसे आगे चल रहे हैं. Second thing is about the capacity management. ये capacity हमने कैसे manage करनी है, किस तरह से manage करनी है और उनको manage करके हमारे पास क्या चीजें involve होंगी. Matching capacity and demand, कि demand भी capacity को हमने manage भी करना है और उसे match भी करना है और साथ ही हमने देखना है demand क्या है हमारे पास. Capacity planning यानी मीन्स टू से कैपेसिटी की हमने कैसे प्लानिंग करनी है, प्लानिंग प्रोसेसेस आ रहे हैं यहाँ पे कि कैपेसिटी कैसे प्लान होनी है. रिसोर्स प्लानिंग एंड इनपुट्स टू कैपेसिटी प्लानिंग के इनपुट्स हमने कैसे कैपेसिटी को देने. फर्स्ट जब हम बात करेंगे कैपेसिटी की ओवरव्यू की, तो याद रखेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमने कैपेसिटी किन बेसिस पे डेवलप करनी है. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैपेसिटी है वही गाइड करेगी कि आपको मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा. तो जब उसी के हिसाब से हमने एस्टिमेशंस करनी है तो हमें वही मटेरियल आगे लेकर चलेगा और वही हमें बताएगा कि हमारे पास क्या मटेरियल आ रहा है और किन बेसिस पे आ रहा है. तो कैपेसिटी फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी, फिर हम देखना है कि इस कैपेसिटी को मैनेज कैसे करना है. क्या हमारे पास ओवर कैपेसिटी है तो तब क्या करना है और अंडर कैपेसिटी है तो हमने तब क्या आइडेंटिफाई करना है. मैनेजिंग कैपेसिटी एंड डिमांड, की डिमांड और कैपेसिटी को हमने कैसे और किन बेसिस पे डेवलप करना है. कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस, क्या चीज आ रही है, कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस, की कैपेसिटी को प्लान करने का क्या प्रोसेस एग्जिस्ट करता है और किन बेसिस पे कैपेसिटी प्लान होती है. The next thing is the resource planning, के resources को हमने कैसे प्लान कर रहे हैं. and the last one is the inputs to capacity planning, के inputs क्या क्या देनी है हमने capacity planning को. तो जो ये चीजें हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई करनी है और इनको देखते हुए हमने आगे लेकर चलना है. So first we start with the capacity, कि हमने capacity को देखेंगे हमने किधर लेके जाना है और कैसे लेकर आगे चलना है. तो capacity management आ गई है, मैचिंग capacity and demand आ गई है, मैचिंग प्लानिंग प्रोसेस आ गया, रिसोर्स प्लानिंग आ गया एंड इनपुट्स टू कैपेसिटी प्लानिंग आ गई. क्या चीज आ गई है, इनपुट्स टू कैपेसिटी प्लानिंग आ गई. सो कैपेसिटी मैनेजमेंट इज देयर, मैचिंग कैपेसिटी एंड डिमांड एंड मैचिंग कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस एंड रिसोर्स प्लानिंग एंड इनपुट्स टू कैपेसिटी प्लानिंग. So these are the objectives that we are going to cover it today or in today's lecture that we are going to see with regarding this course and regarding this lecture also. First, talking about the capacity. What is capacity? The throughput or a number of units facility can hold. Yeah, throughput or a number of units facility can hold, receive, store or produce in a period of time. Yani throughput or a number of units a faculty can hold, receive, store and produce in a period of time. कब है? In a period of time जो वो hold कर सकता है, reduce कर सकता है और receive कर सकता है और store कर सकता है और produce कर सकता है in a period of time. देखिए अब यहाँ पे restriction किस चीज की लगी है, on the period of time, कि period of time हमारे पास कितना है और किन basis पे वो develop हो रहा है. determine fixed cost, क्या करेंगे हम, determines करेंगे fixed cost, कि fixed cost हमारे पास कितनी है. That is how we are going to determine the fixed cost. Determines if demand will be satisfied, क्या ये बता रहा होगा, determine if demand will be satisfied and 3 time horizons जो हमारे पास हैं जो भी हम further discuss करेंगे. So that means capacity क्या होती है कि आप उसके अंदर कितनी facilities, आपकी जो facility है वो आपको कितना hold कर सके. Suppose एक hall है, मैं कहता हूँ उसके अंदर 500 people की capacity है, तो that means वो hall जो मेरी facility है और उसके अंदर जो मैं store कर सकता हूँ that is 500 people. So that is known to be as a capacity. क्या कहेंगे इसे हम, कि ये हमारे पास पार्ट है किस चीज का, कैपेसिटी का पार्ट, और कैपेसिटी भी इसी की बेस पे डेवलप हो रही होती है. Determines fixed cost, ये क्या बताता है कि अभी फिक्स कॉस्ट कितनी लगी हुई है या कितनी हमारे पास लग सकती है. Determines if demand will be satisfied, ये भी बताएगा कि if determine कि हमारी क्या डिमांड है. यानी सपोज अगर डिमांड ही मेरी 50-500 होंगी तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा है तो जाहिर बात है मैं डिमांड को फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा कि मैं कैसे उसे सेटिस्फाई करूं. 3 टाइम हॉरिजन्स होती हैं, कितने होते हैं यहाँ पे, 3 टाइम
हॉरिजन्स होते हैं जिनमें आप बताते हैं कि हाँ जी इस टाइम पे इस टाइम तक इतनी हमारे पास कैपेसिटी है, इस टाइम से इस टाइम तक हमारे पास इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है। मींस टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमने हर एक चीज को, हर एक अटेम्प्ट को हमने ये देखना है कि हमने उसे किस तरह से उसको डेवलप करना है, कैपेसिटी को हमने किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है और उसकी कैपेसिटी को होने या ना होने से मटेरियल पे क्या इंपैक्ट होता है। क्या कैपेसिटी हाई हो तो मटेरियल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, या कैपेसिटी लो हो तो मटेरियल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो दैट मीन्स कैपेसिटी हमने वन बाय वन करके हर चीज को आइडेंटिफाई करते हुए ही देखनी है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू सी एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ऑल दीज आइटम्स, कि हमने सारे आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके हमने उसे आगे लेकर चलना है। सो दैट इज नोन टू बी डिटरमिन्स फिक्स्ड कॉस्ट, डिटरमिन्स इफ डिमांड विल बी सेटिस्फाइड, कि क्या डिमांड सेटिस्फाई होगी। और देन देयर इज अ 3 टाइम हॉरिजन्स। कितने टाइम हॉरिजन्स हैं? 3 टाइम हॉरिजन्स हैं दैट एग्जिस्ट। Capacity management. Capacity management is the planning, controlling resources needed to meet production objective. कैपेसिटी का मतलब होता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्लान भी करना है, कंट्रोल भी करना है। रिसोर्सेज किनको कंट्रोल करना है? रिसोर्सेज नीडेड टू मीट प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब होगा उनका क्या रिक्वायरमेंट होगी? नीडेड टू मीट प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव, क्या हमें प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है। प्लानिंग, डिटर्मिनिंग रिसोर्सेज नीडेड टू मीट प्रायोरिटी प्लान्स, कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं कि हम अपने प्रायोरिटी प्लान्स को मीट कर सकें। क्या कर सकें? हम प्रायोरिटी प्लान्स को मीट कर सकें। सिलेक्टिंग मेथड्स टू मेक दैट कैपेसिटी अवेलेबल, मेथड सिलेक्ट करें टू मेक दैट कैपेसिटी अवेलेबल, कि उस कैपेसिटी को हम अवेलेबल कर सकें, कि अवेलेबल हो सके। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग आउटपुट, कंपेयरिंग इट विद द प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यानी मॉनिटरिंग आउटपुट, कंपेयरिंग इट विद द प्लान्स, किसके साथ कंपेयर करना है उसे? विद द प्लान्स, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, क्या करना है हमने? करेक्टिव एक्शन भी साथ साथ ही हमने लेना है। तो क्या है? डिटर्मिनिंग रिसोर्सेज नीडेड टू मीट प्रायोरिटी प्लान्स, कि उसकी रिसोर्सेज करें जो हमारे पास प्रायोरिटी प्लान्स को एटलीस्ट मीट कर सकें। सिलेक्टिंग मेथड टू मेक कैपेसिटी अवेलेबल, किस मेथड्स को सिलेक्ट करें जो हमारे पास क्या कर सके? कैपेसिटी को अवेलेबल हो, यानी कि वो जो कैपेसिटी के हिसाब से हो या कैपेसिटी के हिसाब से अवेलेबिलिटी हो। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग आउटपुट, क्या करना है हमने? आउटपुट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंपेयरिंग इट विद द प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यानी उसे कंपेयर कर रहे हैं विद द प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और उसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग आउटपुट, कंपेयरिंग इट विद द प्लान, उसे कंपेयर करें किसके साथ? विद द प्लान, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और साथ ही हम क्या ले रहे हैं? करेक्टिव एक्शंस को ले रहे हैं। प्लानिंग, डिटर्मिनिंग रिसोर्सेज नीडेड टू मीट प्रायोरिटी प्लान, यानी कि डिटर्मिनिंग रिसोर्सेज नीडेड टू मीट प्रायोरिटी प्लान्स को साथ हो, और सिलेक्टिंग मेथड्स टू मेक दैट कैपेसिटी अवेलेबल। अब पहली चीज है, यहां पे मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं कि यहाँ कैपेसिटी अवेलेबल क्या है हमारे पास? कैपेसिटी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपने रिसोर्सेज को प्लान करना है और मॉनिटर करना है आउटपुट को, यानी ये दो चीजें हैं जो कैपेसिटी मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्या रखती हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, यानी आपकी प्रायोरिटी प्लान्स को डिफाइन कर रही होती हैं कि आपने किन बेसिस पे प्रायोरिटी प्लान्स आइडेंटिफाई होंगे, और उसी के हिसाब से हम इसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो प्लानिंग के अंदर हमने देखना है कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है, और उसके हिसाब से अपने मॉनिटर करना है आउटपुट को, कि ये ना अनयूजुअल तौर पर बहुत ज्यादा आउटपुट सामने आ जाए, तब भी उसको रखना, उसको गोडाउन्स और उसकी वेयर हाउसिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कैपेसिटी को मैनेज करना है दोनों तरह से, कि कितनी अवेलेबल है और आउटपुट कितनी चाहिए। ये नहीं जितनी कैपेसिटी है तो उतनी आउटपुट निकल आए, तो फिर उस आउटपुट अगर वो सेल ना हुई तो देन देयर इज अगेन पेरिशेबल गुड्स हैं, और उसके अलावा उसके साथ ही वो चीजें एब्सोल्यूट या पेरिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट अ कैपेसिटी मैनेजमेंट। मैचिंग कैपेसिटी एंड डिमांड, पहला काम क्या कर रहे हैं हम? मैचिंग कैपेसिटी एंड डिमांड। डिमांड मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं हम? डिमांड मैनेजमेंट। वेरी प्राइसेस क्या कर रहे होते हैं? इसकी वेरी कर रही होती हैं। चेंज लीड टाइम्स, क्या कर रहा होता है? लीड टाइम्स को चेंज कर रहा होता है। एनकरेज, क्या कर रहा होता है? एनकरेज और डिस्करेज बिजनेस, यानी डिमांड मैनेजमेंट में क्या चाहिए? वेरीज विद द प्राइसेस, यानी आपको भी पता है कि डिमांड, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड की, तो मैं कहता हूं अगर यहाँ प्राइसेस हैं और यहाँ क्वांटिटी है तो डिमांड का कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कि यानी कि डिमांड मैनेजमेंट, जब भी आपके पास प्राइसेस आप लो करेंगे तो आपके पास डिमांड वेरी कर जाएगी। तो इसका मतलब है डिमांड इज हाईली डिपेंडेंट ऑन प्राइसेस एंड कैन वेरी विद द प्राइसेस, यानी वो हाईली डिपेंडेंट ऑन
क्या नाम है, प्राइसेस एंड आल्सो कैन वेरी विद द प्राइसेस। चेंज लीड टाइम्स एंड डिमांड मैनेजमेंट तब भी देखनी है जब हमारे पास लीड टाइम चेंजेस आ रहे हो। कभी कह रहे हैं 2 वीक्स है, कभी कह रहे हो 1 वीक है, और कभी कह रहे हो 3 वीक्स है। सो दैट मीन्स चेंजिंग लीड टाइम, यानी चेंजिंग लीड टाइम्स कैसे करना है। एनकरेज एंड डिस्करेज बिजनेस, कि क्या हमें बिजनेस को एनकरेज करना है या डिस्करेज करना है, यानी एनकरेजिंग एंड डिस्करेजिंग ऑफ बिजनेस, की एनकरेज कैसे करना है और बिजनेस को, और डिस्करेज हमने कैसे और किन बेसिस पे करना है। तो वेरीज विद द प्राइसेस, चेंज लीड टाइम्स को चेंज कर रहे हैं। एनकरेज और डिस्करेज बिजनेसेस, कि एनकरेज करें या डिस्करेज करेंगे हम बिजनेस को ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड मैनेजमेंट। अगर हमारे पास कैपेसिटी कम है, डिमांड ज्यादा है, तो वी आर गोइंग टू एनकरेज कि हमारे पास कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा है और डिमांड कम है, वी आर गोइंग टू डिस्करेज द बिजनेस, ताकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी डिमांड को उसी हिसाब से मेंटेन करके आगे लेकर चले, कि हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन एंड हाउ दे आर गोइंग टू डेवलप, कि हमने किस तरह से इसे लेकर आगे चलना है। कैपेसिटी मैनेजमेंट, अब ये था डिमांड मैनेजमेंट। अब कैपेसिटी मैनेजमेंट है एडजस्ट स्टाफिंग कैपेसिटी के हिसाब से हो। एडजस्ट इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस, क्या करना है हमने, एडजस्ट करना है इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस को, कितना इक्विपमेंट है और कितना प्रोसेस है, हमने इनको एडजस्ट करना है। चेंज मेथड्स टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन, कि हमने मेथड्स भी चेंज कर सकते हैं तो फैसिलिटेट द प्रोडक्शन, यानी जिससे प्रोडक्शन बहुत एफिशिएंट होती है, वी आर गोइंग टू मेंटेन दैट। हमने उसी के हिसाब से देखना है कि हमारे पास कितनी डेवलपमेंट आ रही है। रीडिजाइन द प्रोडक्ट टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन, आप प्रोडक्ट को भी रीडिजाइन कर सकते हैं ताकि हमारे पास फैसिलिटेट हो प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन उसी हिसाब से हमारे पास वेरी कर रही हो। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट में क्या आ रहा है, एडजस्ट स्टाफिंग, क्या चीज आ रही है, एडजस्ट स्टाफिंग। एडजस्ट इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस, क्या करें, एडजस्ट करें इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस को। चेंज मेथड टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन, कि मेथड चेंज करें ताकि हमारे पास प्रोडक्शन इंप्रूव कर जाए। रीडिजाइन द प्रोडक्ट टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन, कि रीडिजाइन करें प्रोडक्शन को टू फैसिलिटेट प्रोडक्ट। तो दैट मींस first adjustment of staffing, then equipment, then facilitated then method, and then your redesign of product। तो ये आपके पास कैपेसिटी मैनेजमेंट की तरफ आएंगे, बिकॉज इन टूल्स को आप यूज करते हुए अपनी कैपेसिटी को मैनेज करेंगे, कि जितना आपके पास कैपेसिटी मैनेज हो सकती है या मैनेज होनी चाहिए। सो दैट मीन्स हमने इसको ही देखना है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास कैपेसिटी मैनेजमेंट क्या है और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रही है। कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस, डायरी बात है कैपेसिटी मैनेजमेंट है तो कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता होगा, दैट हाउ वी आर गोइंग टू सी द कैपेसिटी और हाउ वी आर गोइंग टू प्लान द कैपेसिटी, की कैपेसिटी को किन बेसिस पे और किस तरह से हमने प्लान करना है और कैसे प्लान करके आगे लेना है। डिटरमिन कैपेसिटी अवेलेबल एट ईच वर्क सेंटर, कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है हर वर्क सेंटर में, कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है हर वर्क सेंटर में, कि हर वर्क सेंटर में आप कितनी कैपेसिटी आपको चाहिए, कितनी कैपेसिटी आपको अवेलेबल हो सकती है। ट्रांसलेट द रिलीज्ड एंड प्लान्ड ऑर्डर इनटू अ कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट ईच वर्क सेंटर इन ईच पीरियड, यानी आपने जो रिलीज्ड ऑर्डर या प्लान्ड ऑर्डर है उसको ट्रांसलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एट ईच वर्क सेंटर, ये कितनी कैपेसिटी चाहिए इन ईच टाइम पीरियड, और हर टाइम पीरियड के हिसाब से उसे हमने कैपेसिटी को वैल्यूएट करना है। सम ऑफ द कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्क, यानी हर वर्क की जो कैपेसिटी है उसको सबको हम क्या करें, सब सम अप कर रहे हैं टू डिटरमिन द लोड ऑन ईच वर्क सेंटर इन ईच टाइम पीरियड, ताकि हमें पता रहे कि हर सेंटर पे कितना लोड है और कितना टाइम पीरियड में इसके लोड को हमें चाहिए। रिजॉल्व डिफरेंसेस, किसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन अवेलेबल कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी, रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन अवेलेबल कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी, यानी रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन अवेलेबल कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी, कि हमने डिफरेंस करनी है कि हाँ जी कितनी हमें रिक्वायरमेंट है और कितनी हमें अवेलेबल है, इनकी बीच की डिस्क्रिपेंसी है, ये हमने रिजॉल्व करनी होती है जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं हम, कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो याद रखिएगा इसको हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इसे देखना पड़ता है कि हमारे पास इसमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट ना कर रहे हो, बिकॉज इफ द डिफरेंसेस एग्जिस्ट तो देन देयर इज बीइंग द इशू कि हमारे पास कितनी और कैसे वैल्यूएशंस आएंगी और किस तरह से वैल्यूएट होंगी। सो वी आर गोइंग टू सी फर्दर कि हमारे पास क्या है। तो पहली चीज क्या है, कैपेसिटी अवेलेबल कितनी है, ट्रांसलेट रिलीज ऑर्डर इनटू अ प्लान ऑर्डर, सम ऑफ द कैपेसिटी मैन रिक्वायर्ड, कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, एंड रिजॉल्व द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अवेलेबल कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी, किसके बीच के डिफरेंसेस को, अवेलेबल कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी।
प्लानिंग ओवर अ टाइम हॉरिजन, जो पहले ही बात की थी कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लान अ टाइम हॉरिजन, या टाइम हॉरिजन की बेस पे किस तरह से और किन बेसिस पे प्लानिंग हो रही है। अब यहाँ क्या लॉन्ग रेंज प्लानिंग है, इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्ट रेंज प्लानिंग। लॉन्ग रेंज में क्या है, एड अ फैसिलिटी एड लॉन्ग लीड टाइम, यानी क्या एड अ फैसिलिटी एड लॉन्ग लीड टाइम। मीडियम टर्म क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट एड इक्विपमेंट और एड शिफ्ट, यानी ये जो नॉर्मल यूज करते हैं एड सब कॉन्ट्रैक्ट एड इक्विपमेंट एड शिफ्ट, यानी ये सब चीजें। और यहाँ पे क्या आएगा, एड पर्सनल एंड पर्सनल बिल्ड और यूज लाइब्रेरी, यानी एड पर्सनल बिल्ड और यूज लाइब्रेरी। और शॉर्ट रेंज में क्या है, शेड्यूल जॉब, शेड्यूल पर्सनल एंड एलोकेट मशीनरी। शेड्यूल जॉब, शेड्यूल पर्सनल एंड एलोकेट मशीनरी, किसको एलोकेट करना है, हमने मशीनरी को एलोकेट करना है कि हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट मशीनरी और हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट दैट मशीनरी को किसने एवैल्यूएट करना है। तो दैट मींस दैट इज फॉर द मॉडिफाइंग ऑफ कैपेसिटी एंड दैट इज यूज ऑफ कैपेसिटी। That is the two different, you can say that the time horizons पे चल रहा होगा, one is modification and other is the usage of machinery। किस पे है वो, usage of machinery। Now the next thing is the resource planning। क्या चीज अगली चीज, resource planning। के resource planning हमारे पास क्या है और किन बेसिस पे। resource planning involves long range capacity resource requirement, कि long range में कितनी capacity required होगी, long range में कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड होगी और किन बेसिस पे रिक्वायर्ड होगी। मींस दीज आर द आइटम्स दैट नीड टू बी स्टडीड, कि हमारे पास जो रिसोर्स प्लानिंग है वो किस में होगी, लॉन्ग रेंज कैपेसिटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड लिंक टू अ प्रोडक्शन प्लानिंग, कि प्रोडक्शन प्लानिंग से ये किस तरह से लिंक्ड होंगी। रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स चेंज इन मैन पावर, रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स चेंज इन मैन पावर, कैपिटल इक्विपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन और अदर फैसिलिटीज दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्वायर एंड एलिमिनेट, यानी आरपी किस में इन्वॉल्व होगा, दैट इज चेंज इन अ मैन पावर, मैन पावर में चेंजेस आए, कैपिटल इक्विपमेंट, मैन पावर, कैपिटल इक्विपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन और अदर फैसिलिटीज दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्वायर एंड एलिमिनेट, दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एक्वायर एंड एलिमिनेट, कि जो आपके पास बहुत लंबा टाइम लेते हैं टू एक्वायर एंड एलिमिनेट। सो दीज आर नोन टू बी एज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। क्या है ये, रिसोर्स प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी रिसोर्स प्लानिंग इसी के हिसाब से आइडेंटिफाई होती है या इसी के हिसाब से आइडेंटिफाई हो रही होती है। तो दैट इज व्हाट वी नोन टू बी एज अ रिसोर्स प्लानिंग। द नेक्स्ट थिंग इज द प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान क्या चीज होती है, किन बेसिस पे प्रोडक्शन प्लान हो रहा होता है। The production plan and resource planning sets the limit and level for production, यानी production plan and resource planning sets the limits and level for production, यानी प्रोडक्शन प्लान आपके पास एक लिमिट सेट करता है कि कितनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, यानी ये दोनों चीजें आपकी प्रोडक्शंस को लिमिट में ला रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं वो, आपके पास इन प्रोडक्शंस को लिमिट में ला रहे होते हैं और लिमिट के हिसाब से इसे आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो दैट इज अ प्रोडक्शन प्लान एंड रिसोर्स प्लानिंग सेट द लिमिट्स एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि वो लिमिट्स को सेट करते हैं और प्रोडक्शन को उसी हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग, ऑलरेडी हम लोग इसे बात कर चुके कि रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग कैसे, किन बेसिस पे कैसे वर्क कर रही होती है। RCCP is the process to check feasibility of master production schedule, यानी is the process to check the feasibility of master production schedule MPS and item, provide warning of any bottlenecks को वार्न कर किया जाता है। Ensure utilization of work center, क्या करता है, ensure करता है utilization of work center and advise vendors of capacity requirement, और advise भी करता है vendors of capacity requirement में। तो that is rough cut capacity planning is the process to check the feasibility of market production schedule, यानी इसका पर्पस क्या है, to check the feasibility of master production schedule and items and provide warnings for any bottlenecks, यानी ये warnings भी provide करता है for any bottleneck। ensure utilization of work centers, यानी क्या करता है, ensure utilization of वर्क सेंटर एंड एडवाइस वेंडर्स ऑफ अ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, और ये साथ ही क्या कर होता है, एडवाइस कर होता है वेंडर्स ऑफ द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को, कि क्या वेंडर्स कह रहे हैं और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी नोन टू बी एज अ रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। क्या है ये हमारे पास, रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग है, कि रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग इस तरह से और इन बेसिस पे होती है। देखिए यहाँ पे जो बेसिक चीज है क्या है, बॉटलनेक को वार्निंग दे रहा है वो, यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क सेंटर की बात कर रहा है और वेंडर्स को कह रहा है, एडवाइस भी कर रहा है कैपेसिटी मैनेजमेंट की। तो देयर आर थ्री थिंग्स दैट आर बीइंग इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट
रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। क्या कहेंगे उसे हम? रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। कि जब हम रफ कट के हिसाब से उसकी कैपेसिटी की प्लानिंग को लेकर आगे चल रहे हैं, दैट हाउ दे आर गोइंग टू प्लान इट एंड हाउ दे आर गोइंग टू मूव इट। सो दैट मीन्स रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल की हमने फिजिबिलिटी हमने इन बेसिस पे आइडेंटिफाई करनी है। नाउ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है हमारे पास? कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग सीआरपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। इस डायरेक्टली किससे लिंक हो रही है? कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था या लास्ट लेक्चर में आइडेंटिफाई किया था। एमआरपी अ कंपोनेंट आइटम, यानी क्या है हमारे पास? एमआरपी इज द कंपोनेंट आइटम। सीआरपी इज मोस्ट डिटेल कंप्लीट एंड एक्यूरेट ऑफ द कैपेसिटी प्लानिंग technique and is highly important in immediate time period, यानी that is highly important with the immediate time period. CRP is the most detailed, क्या है? Most detailed, complete and accurate of the capacity planning, यानी most detailed है, complete है and accurate of the capacity planning techniques and is highly important in the immediate time period. और ये बहुत ज्यादा important है for the immediate time period, कि immediate time period में हमने किस तरह से और किन बेसिस पे इन्हें आइडेंटिफाई करना है। इनपुट्स फॉर कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग के लिए क्या क्या इनपुट्स इन्वॉल्व हैं और किन बेसिस पे ये इनपुट्स डेवलप हो रही हैं। ओपन शॉप ऑर्डर्स फ्रॉम अ ओपन ऑर्डर फाइल। अब क्या इनपुट्स क्या होगा? इनपुट्स टू कैपेसिटी प्लानिंग, ओपन ऑर्डर फाइल में से ओपन शॉप ऑर्डर्स कितने हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। प्लान्ड ऑर्डर रिलीज फ्रॉम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, प्लान्ड ऑर्डर रिलीज फ्रॉम द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, कि वो प्लान ऑर्डर रिसीट निकलती है दैट इज फ्रॉम द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान, यानी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान में जो रिसीट रखी होती है दैट इज बीइंग आ इनपुट टू द कैपेसिटी प्लानिंग। किसके लिए इनपुट है वो? फॉर द कैपेसिटी प्लानिंग। लीड टाइम्स एंड वर्क सेंटर्स कैपेसिटी फ्रॉम अ वर्क सेंटर फाइल। लीड टाइम्स एंड वर्क सेंटर, अब यहां देखें दो चीजें आ रही है, लीड टाइम्स आ रही हैं and work centers capacities are from the work center file, from the work center file. तो lead times and work center capacities, lead time and work center capacities from work center file, कि जो हमारे पास work center capacity है that is from the work center file। ये दोनों चीजें कहां से मिलेंगी हमें? that is from the work center file, के work center file हमारे पास इतनी है, तो हमने उसी के हिसाब से देखकर आगे चलना है कि that how we are going to see it and how we are going to evaluate them। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट्स टू कैपेसिटी प्लानिंग में देखेंगे प्लान ऑर्डर रिलीजेस कितनी। क्या चीज आ गई हमारे पास? प्लान ऑर्डर रिलीजेस। प्लान ऑर्डर रिलीजेस आर डिटरमिन्ड बाय कंपनीज एमआरपी लॉजिक बेस्ड अपॉन द ग्रॉस रिक्वायरमेंट, यानी इज डिटरमिन्ड बाय द कंप्यूटर्स एमआरपी लॉजिक, यानी किससे होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, बेस्ड ऑन ग्रॉस रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट, बेस्ड ऑन ग्रॉस रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, used to help assess the total capacity required in future time period, used to help assess the total capacity required in future time period, यानी total capacity कितनी required है for future time period, के future time period पे हमारी कितनी capacity हमें identify होगी। तो that means used to help to assess the total capacity required in future time period, कि total capacity कितनी required है for future time period, के future time period पे कितनी capacity involve होगी। Next is the routing files। अब ये क्या है हमारे पास? routing file is the path that work follows from the work enter to the work center and it is completed and should contain operations to be performed, sequence of operations, work center, possible alternate work center, tooling needed for each operation, standard times and setup times and run time pieces। यानी ये क्या है? राउटिंग ऑफ फाइल्स। क्या कहते हैं इसे हम? ये हमारे पास है राउटिंग ऑफ फाइल्स, के राउटिंग ऑफ फाइल्स हमेशा इस तरह से या इन बेसिस पे की जाती है, दैट हाउ दीज राउटिंग ऑफ फाइल्स बीइंग कैरीड आउट, और उस राउटिंग ऑफ फाइल्स को हम कैसे और किन बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं या किन बेसिस पे आइडेंटिफाई की जाती है। तो ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, वर्क सेंटर्स टू बी यूज्ड, possible alternative work centers, tooling needed for each operation, यानी tooling क्या होगा? needed for each operation, standard time, setup time and run per piece, यानी run times per piece, के per piece run time कितना है
और कैसे evaluate हो रहा है कि यानी how we are going to evaluate the run time कि run time पे कैसे हमारे पास evaluations नजर आ रही हैं. So again I am repeating one more time, operations to be performed कि कौन कौन से operations perform होने, sequence of operations कैसे sequence होना है. In other words अगर मैं बात करूं, पहला इसने होना है, फिर उसके बाद दूसरे ने ये होना है, फिर तीसरा फिर स्टार्ट होना है, फिर चौथे ने ये होना है. So that is known to be as a sequence of operations कि sequence of operations क्या है और वो आपको कितनी इजाजत दे रहा है. वर्क सेंटर्स टू बी यूज्ड, कौन कौन से वर्क सेंटर्स यूज होंगे, मीन्स टू से कौन कौन से वर्क सेंटर्स को हमें यूज करना पड़ेगा. पॉसिबल अल्टरनेट वर्क सेंटर्स, क्या हो गया, पॉसिबल अल्टरनेट वर्क सेंटर्स के पॉसिबल अल्टरनेट वर्क सेंटर्स क्या हैं, यानी कि पॉसिबल अल्टरनेट वर्क सेंटर्स को हम किस तरह से और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं. टूलिंग नीडेड फॉर ईच ऑपरेशन, क्या होगा यहाँ पे, टूलिंग नीडेड फॉर ईच ऑपरेशंस के हर ऑपरेशंस के अंदर हमें टूल्स की रिक्वायर्ड होगी या टूलिंग की हमें रिक्वायरमेंट्स आएंगी. स्टैंडर्ड टाइम्स, अब स्टैंडर्ड टाइम्स क्या है जी, स्टैंडर्ड टाइम्स एंड रन टाइम्स पर पीस, यानी स्टैंडर्ड टाइम्स क्या है, सेटअप टाइम पर पीस, एक पीस कितनी देर में बनता है, दैट इज नोन टू बी एज अ स्टैंडर्ड टाइम. क्या कहेंगे उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ स्टैंडर्ड टाइम कि सेटअप टाइम्स एंड रन टाइम्स पर पीस, सेटअप टाइम्स एंड रन टाइम पर पीस के एक सेटअप टाइम क्या है और रन टाइम पर पीस हमारे पास कितना जनरेट हो रहा है और किन बेसिस पे डेवलप हो रहा है. सो दैट इज नोन टू बी एज अ राउटिंग ऑफ फाइल, यानी कि फाइल की राउटिंग हमने किस तरह से और किन बेसिस पे करनी है. इनपुट्स फॉर कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर क्या इनपुट्स हैं और किन बेसिस पे ये इनपुट्स नजर आ रही. वर्क सेंटर फाइल इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स और वर्कर capable of doing same work. It contains the following information. अब यहाँ क्या है, that is number of machines or workers capable of doing same work and it contains following information. यानी क्या है, वर्क सेंटर फाइल का मतलब है जितने वर्कर्स या मशीन जो सेम काम कर सकते हैं, that should be known to be as a वर्क सेंटर फाइल. क्या कहेंगे उसे हम, वर्क सेंटर फाइल. Move time is the time normally taken to move material from one station to another, that is known to be as a move time. अब क्या होता है, that is known to be as a move time, that is known to be as a move time. अब move time का मतलब ये होता है कि कितनी देर में आगे उस मटेरियल जो है वर्क स्टेशन में पहुंच जाएगा. अब यानी that is for material from one work station to another next station, तो that is known to be a move time. For example अगर मैं बात करूं कार्स की, कार्स जब भी डेवलप होती हैं, याद रखिएगा वो हमेशा कन्वेयर बेल्ट्स पे डेवलप होती हैं. कन्वेयर बेल्ट्स का मतलब ये होता है कि आपको ये पता लग सके कि किस तरह, अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आया आपके पास कार का, जी कार बनानी, आपने क्या किया जी, कन्वेयर बेल्ट को कहा जी ये ढांचा रहा है, इस पे लगाते जाओ. वो कन्वेयर बेल्ट हर शॉप से होते 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 वापस आएगी, पता लगा हर शॉप अपने हिसाब से टाइम लगा के उसमें अपनी चीजें डालता जा रहा है, वापस क्या करता जा रहा है, वापस उसमें लगाता जा रहा है, और उसी की बेस पे हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ, you can say that is a move time or you can say a workstations for other. तो वो जो हर पोर्शन कार का जो बन रहा है कन्वेयर बेल्ट में, वो हर एक पोर्शन या हर एक जो शॉप है उस तक जो मटेरियल पहुंचेगा, दैट इज नोन टू बी एज अ वर्क स्टेशन, क्या नाम है, मूव टाइम. क्या कहेंगे उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ मूव टाइम, यानी मूव इसी बेसिस पे करना है और मूव उसी बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करना है. वेट टाइम इज द टाइम एट a work center after completion and before being moved. यानी wait time के time is the time of the job, यानी wait time is the time of the job that work centers after completion and before after removed. यानी कि जो job is at the work center after completion and before being moved, यानी कि after completion है but before being moved, तो इसे कहते हैं हम wait time. क्या कहते हैं उसे हम, that is known to be as a wait time. के wait हमने इस तरह से आइडेंटिफाई करना है और इन बेसिस पे आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है. Queue time is the time a job waits at a work center, is the time of job waits at the work center before being handled. यानी वर्क सेंटर पे काम करते हैं एंड दैट इज बीइंग बिफोर बीइंग हैंडल्ड, ताकि वहां पे आपको पता होगा क्यू टाइम कैसे होगा. यानी कि वेट फॉर द वर्क सेंटर, कि आप वर्क सेंटर के लिए वेट कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी एज अ क्यू टाइम. क्या कहता है वो, दैट इज नोन टू बी एज अ क्यू टाइम. क्यू टाइम हमारे पास कैसे आ रहा है, लीड टाइम इज द सम ऑफ स्क्वायर क्यू, लीड टाइम क्या है हमारे पास, सम ऑफ क्यू सेटअप run, wait and move, यानी that is known to be as a lead time. Lead time is the sum of Q. क्या है ये हमारे पास, कितनी हमारे पास Q थी उन सबका ही क्या है, sum up है setup, run, wait and move time, यानी ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, that is known to be as a lead time. क्या कहेंगे इसे हम, that is known to be as a lead time. के lead time की बेसिस पे हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से हमारे पास डेवलप होकर आगे आ रही है.
So that is known to be as a work center file. पहली चीज आती है move time, wait time, queue time and lead time. यानी there are 4 types of times that exist when we talk about work center file. किसकी बात करते हैं हम? Work center files के work center files हमारी इतनी हैं. What is capacity available? कितनी capacity available है? The capacity of a system or resources to produce quantity of output is particularly time period. So that means that you can say the capacity of a system or resource to produce a quantity of output in a particular time period. यानी कि क्या कितनी quantity output produce करनी है in a particular time और उसी की base पे capacity को you can say that change किया जाता है या उसको you have to grab it for this thing. यानी इस thing के लिए आपको उसे ग्रैब करना पड़ता है और इसको ग्रैब करते हैं तो देन वी गॉट टू हैव अ एक्चुअल थिंग. अगेन ये भी जो आपके पास डेफिनेशन दैट इज फ्रॉम द एपेक्स डिक्शनरी. यू कैन इजीली ऑलरेडी आइडेंटिफाई इट कि यार ये कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रहा है या किन बेसिस पे आइडेंटिफाई हो सकता है. How do we calculate the capacity? That is a very important case कि हमने capacity को किन basis पे और किस तरह से calculate करना है. To calculate available capacity, we need to know available time, utilization and efficiency. Available time, utilization and efficiency. अब utilization और efficiency के अभी हमने next class में क्या next section में देखेंगे कि कितने हमारे पास ये कहते हैं ना इंजीनियर्ड बोर्ड्स हैं और कितने हमारे पास नॉर्मल बोर्ड्स हैं. तो अवेलेबल टाइम, यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, यानी अवेलेबल टाइम भी होगा, यूटिलाइजेशन भी होगी और साथ ही हमारे पास एफिशिएंसीज भी एग्जिस्ट करेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द अवेलेबल टाइम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मशीन्स. किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मशीन्स, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द आवर्स ऑफ ऑपरेशंस. द नंबर ऑफ आवर्स अ वर्क सेंटर कैन बी यूज, द नंबर ऑफ hours a work center can be used, यानी कि कितने नंबर ऑफ वर्क आ रहे हैं जो वर्क सेंटर कैन बी यूज, जो वर्क सेंटर भी यूज कर सकता है. इफ अ वर्क सेंटर हैज अ 3 इक्विवेलेंट मशीन, अब वर्क सेंटर के पास क्या है? इफ अ वर्क सेंटर हैज 3 इक्विवेलेंट मशीन्स एंड वर्क्स 8 hours a day for 5 days a week, यानी वो कह रहे हैं इफ अ सेंटर हैज अ 3 इक्विवेलेंट मशीन्स एंड 8 hours a day for 5 days a week, what is its weekly available time? कि उसके weekly available time कितना है? तो that is 385, that is 120 hours per week. कितना है हमारे पास? 120 hours per week कितना रिक्वायर्ड है हमें? That is 120 hours per week. के पर वीक हमारे पास इतने आवर्स हैं या इतने आवर्स हमारे पास एग्जिस्टेंस में हैं या इतने में हमारे पास एग्जिस्टेंस आनी चाहिए या आनी होनी चाहिए. तो दैट मीन्स दैट 3 इक्विवेलेंट मशीन्स आनी चाहिए. ईच हैज 8 hours और 5 days a week. तो हम कहेंगे दैट इज कंप्लीट. दैट इज नोन टू बी एज अ मशीन्स नंबर ऑफ आवर्स पर डे पर डे एंड उसके बाद क्या चीज आ रही है? दैट इज ऑफ ओवरऑल वैल्यू के फर्स्ट 5 days ऑफ वीक के 5 days आएंगे तो 5 days ऑफ अ वीक के हिसाब से ये और हमारे पास टोटल कितना आ रहा है? दैट इज ऑफ 120. दैट इज नोन टू बी एज अ 120 hours पर वीक. क्या है हमारे पास? 120 hours पर वीक के एक आवर में, यानी कि हमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो कैपेसिटी अवेलेबल टाइम है दैट इज 120 hours पर वीक है, यानी कि एक वीक में हमारे पास 120 hours होते हैं. यूटिलाइजेशन, अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा था यूटिलाइजेशन का भी फार्मूला है और इसी तरह हमारे पास एफिशिएंसी का भी फार्मूला है. यूटिलाइजेशन इज अ परसेंटेज ऑफ टाइम दैट द वर्क सेंटर इज एक्चुअली एक्टिव, यानी कितने टाइम के लिए वर्क सेंटर एक्चुअली एक्टिव रहेगा. तो यूटिलाइजेशन क्या है? आवर्स एक्चुअली वर्क, कि कितने आवर्स हैं जो एक्चुअली वर्क हो रहे हैं, डिवाइड बाय अवेलेबल आवर्स. क्या है हमारे पास? अवेलेबल आवर्स इनटू 100. व्हाट इज द यूटिलाइजेशन इफ द वर्क what is the case of, what is the utilization if the work center is available for 120 hours a week, yani if a work center is available for 120 hours per week but produces goods for only 100 bonus. utilization is equal to 100, यहाँ पे आ गया hours actually allowed और नीचे आया जी available hours into 100. तो 83.3% is the utilization of hours. क्या चीज है ये? 83.3% is the utilization of flowers. के flowers की utilization 83.3% exist कर रहे हैं, यानी इतने हमारे पास existence में, बाकी they are not being available. तो इसीलिए यहाँ पे question जो लिख रहे हैं गौर से देखिएगा. What is utilization if work center is available? Work center is available and divided by
available for 120 hours a week but produces goods for only 100. So that is known to be as a how the utilization is being developed or how utilization is being implemented. Standard time is the time it would take or a qualified operator working at a normal pace to do the job using a prescribed method. यानी क्या है, using the prescribed method. आपने ये देखना है कि किससे और क्या चीजें evaluate हो रही हैं. Standard time is the time it would take a qualified operator working at normal price to do the job using प्रोस्क्राइब्ड मेथड. यानी जितना आपको स्क्राइब्ड मेथड दिया गया है आप उसी के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या चीजें और किस बेसिस पे वैल्यूएट हो रही हैं. सो दैट इज स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम इट वुड टेक अ क्वालिफाइड ऑपरेटर वर्किंग एट अ नॉर्मल प्रेस. यानी कि जो क्वालिफाइड ऑपरेटर है लेकिन बड़ी नॉर्मल प्रेस पे वर्क कर रहा है and pays to do a to do the job using using a prescribed method. क्या कहेंगे? Using the prescribed method. Now the moving towards the efficiency. कि efficiency कैसे और किन basis पे measure की जाती है? Efficiency is a measure or percentage of the actual output compared with the standard expected output. यानी that is efficiency is the measure of the actual output. यानी efficiency किसका measure है? Actual output का compared with the standard expected output. यानी actual output and compared with the strategic expected output. क्या strategic expected output कितनी है? Efficiency standard hours work actually hours actually worked. यानी कि standard hours of the work के कितने standard hours थे हमारे पास work के, और साथ ही hours actually work के हमारे पास कितने hours हैं that was actually on वर्क इनटू 100%. और साथ ही हमने क्या किया? दैट इज ऑन द 100% के 100% में हमने कैसे और किन बेसिस पे इसे आइडेंटिफाई करना है. व्हाट इज द एफिशिएंसी इफ द वर्क सेंटर इज यूज्ड 1000 आवर्स पर वीक एंड प्रमोट एंड प्रोड्यूस 120 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ द वीक. यानी 120 स्टैंडर्ड आवर्स जो है that would be developed. So what is the efficiency of if the work center is used 100 hours and per week and produces 100 hours per week and produces 120 standard hours of the work. के standard hours of the work हमारे पास कितना डेवलप हो रहा है? तो efficiency भी यही है, hours at work divided by hours actually used, यानी बिल्कुल reciprocal of previous formula into 100, that is of 120%. क्या कहेंगे इसे हम? That is known to be as a 120%. यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी प्रॉब्लम, यानी यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स कैसे हैं? दो एक आध प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी डू रीड अ बुक एंड अटेम्प्ट द एंड चैप्टर प्रॉब्लम. यानी एंड चैप्टर प्रॉब्लम जो है वो एंड का करना है आपने. तो दैट इज द यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी. क्या कहेंगे हम? दैट इज यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी. की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है और एफिशिएंसी हमने किन बेसिस पे और कैसे करनी है. तो दैट इज नोन टू बी एज अ यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी. Now the next thing is the rated capacity. क्या कहते हैं उसे हम? Rated capacity. क्या rated capacity क्या चीज होती है और किन बेसिस पे? Rated capacity is the measure of the output that can be expected to work another. और इसीलिए the work center has 3 machines and is operated 8 hours or 5 weeks. Past utilization 75. Efficiency has been 110. What is the rated capacity? Available time 3 by 120. 1.10 equals to 99 items. A work center consists of 6 machines that are available 16 hours per day for 5 days a week. Utilization is 80% and efficiency is 120%. What is the rated weekly capacity? तो कैसे निकलेगी? Available time 16 480 hours है, rated capacity 480.8, 120 460 standard hours है. अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमारे पास दोनों में differences आ रहे हैं based on their values and their times. Demonstrated capacity is demonstrated the capacity is the proven capacity calculated by actual performance data actual performance data. The result is average product over the previous 4 weeks. A work center produced 110, 140, 120, 130 standard hours of the work. Standard hours of the work. What is the demonstrated capacity? What is the demonstrated capacity? So that is known to be as a measured capacity. क्या कहते हैं हम? That is known to be as a measured capacity. Now requirement of capacity, required capacity, कितनी capacity required है और कितनी होनी चाहिए?
Determine required capacity is a two-step processes. Determining required capacity is a two-step processes. यानी कि जो भी required capacity है that is a two-step processes. Determine the required capacity and is now two-step process. यानी कितना है two-step process. Determine the time needed for each order at each work center. Determine the time period for determine the time period for order. Each and order flows at the needed for each order at the each work center. यानी हर work center में उसके बाद identifications आ रही हैं. Some of the capacity required some of the capacity requirement for individual order to obtain load. यानी obtain load करने के लिए capacity requirements हमें required होंगी. So these are the required capacity. इसमें हमें required थी दो चीजें. Determine time needed for each order, कितना time required है, और some of the capacity required, यानी कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है और कितने टाइम में ये रेडी हो जाएगी, यानी कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है और कितने टाइम में ये एक्चुअल में हो जाएंगी या एक्चुअल में ये परफॉर्म हो सकती हैं या होनी चाहिए. सो दैट मींस दैट वुड बी डन इन कंप्लीट मैनर, यानी हमें पता होना चाहिए कि क्या कितना टाइम है और कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटी. टाइम नीडेड फॉर ईच ऑर्डर, कितना टाइम चाहिए हर ऑर्डर को पूरा होने में या उससे कंप्लीट होने में, या किन बेसिस पे उसे कंप्लीट होने का ऑर्डर चाहिए. टाइम नीडेड फॉर ईच ऑर्डर, द सम ऑफ द सेटअप टाइम एंड द रन टाइम. द सम ऑफ द सेटअप टाइम और अ रन टाइम, कि जितना भी सम अप होगा दैट इज फ्रॉम द सम अप ऑफ द सेटअप टाइम एंड अ रन टाइम, कि रन टाइम और सेटअप टाइम में कितना डिफरेंस है. द वर्क center is to process 150 units of a greater shaft. The work center क्या कह रहा है जी, 150 units of a gearing shaft SG 123 and work order 33. The setup time is 1.5 hours, यानी setup time कितना है 1.5 hours है, and the run time is 0.2 hours per piece, और run time कितना है 0.2 hours per piece. What is the standard needed to run the order? टोटल स्टैंडर्ड क्या है, सेटअप टाइम प्लस रन टाइम. तो 1.5 आ गई आवर्स इंटू 150 इंटू 0.2, क्या है ये हमारे पास 0.2 है, इक्वल्स टू 31.5 एसटीडी आवर्स, यानी कि 31.5 जो है वो हमारे पास एसटीडी आवर्स हैं. क्या है हमारे पास एसटीडी आवर्स हैं. तो सेटअप टाइम आ गया, रन टाइम आ गया. 1.5 तो यहीं पे था, 150 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 31.5 स्टैंडर्ड आवर्स. क्या कहेंगे इसे हम, 31.5 इज आर स्टैंडर्ड आवर्स, के स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास इतनी डेवलप हो रहे हैं. कैलकुलेट द ऑपरेशन टाइम रिक्वायर्ड एट ईच वर्क ईदर, यानी डिटरमिन कैलकुलेशन डिटरमिन द कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड, यानी कैलकुलेट the operation required at each operation time and setup and run time per piece into a number of pieces. यानी run time per piece कितना है और number of pieces कितने हैं. Calculate lead time. Lead time क्या है जी, operations time plus queue time plus wait time and plus move time. इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो हम कहते हैं जी that is known to be as a lead time. क्या कहेंगे उसे हम, that is known to be as a lead time. तो calculate lead time equals to operations time, queue time, wait time plus मूव टाइम, यानी कि ये सारी चीजें हमारे पास इसमें डेवलप हो रही हैं. तो पहले में क्या था, ऑपरेशन टाइम रिक्वायर्ड एट ईच वर्क ऑर्डर, यानी ईच वर्क सेंटर में कितना ऑपरेशन टाइम रिक्वायर्ड था. एंड द नेक्स्ट वन इज द कैलकुलेट लीड टाइम, एंड द नेक्स्ट थिंग इज नोन टू बी एज अ कंप्लीट यू कैन से कंप्लीट टाइम, यानी कंप्लीट टाइम चाहिए इसके लिए लीड टाइम के लिए. तो ऑपरेशन टाइम, क्यू टाइम, वेट टाइम एंड मूव टाइम, इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो देन वी गॉट टू हैव अ शेड्यूलिंग ऑफ ऑर्डर. Scheduling orders. Back scheduling is start when due date and the using of lead times to work back to find the start date of each operations. ये तब चाहिए होती है when you are using a lead time to find out back the start of data of each operations. कि हर ऑपरेशन से पहले हमें क्या चीजें चाहिए थी और क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व थी, क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व थी और किस तरह से वो इन्वॉल्वमेंट आगे लेके चली थी. तो दैट मींस बैक शेड्यूलिंग इज टू स्टार्ट विद द ड्यू डेट. किस तरह ये स्टार्ट करता है, ड्यू डेट एंड यूजिंग अ लीड टाइम, यानी ड्यू डेट भी होगी और यूजिंग ऑफ लीड टाइम भी होगी. टू वर्क बैक टू फाइंड द स्टार्ट डेट ऑफ ईच ऑपरेशन, टू वर्क बैक टू फाइंड आउट द स्टार्ट डेट फॉर ईच ऑपरेशन, टू वर्क बैक एंड टू फाइंड द स्टार्ट डेट ऑफ ईच ऑपरेशन. के हर ऑपरेशन को स्टार्ट डेट क्या है और किन बेसिस पे वो डेट डिफाइन हो रही है या होनी चाहिए. हाउ मीन्स हाउ दे आर बीइंग डिफाइंड एंड हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड. रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, चेंज कैपेसिटी ओवर और अंडर, क्या कैपेसिटी ज्यादा है या कम है. हायरिंग और ले ऑफ, क्या हायर करना है या ले ऑफ करना है. शिफ्ट वर्क फोर्स, क्या शिफ्टिंग में वर्क फोर्स डेवलप हो सकती है.
अल्टरनेट रूटिंग्स, क्या अल्टरनेटिव हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्सेप्ट दिस वन, कि कैपेसिटी कहें कि हाँ जी कैपेसिटी के लिए और हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। और नेक्स्ट है जी हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या चीजें हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कितनी और किन बेसिस पे होनी है। अल्टर लॉट साइज एंड रीशेड्यूल, यानी रीस्केड्यूल भी करना, लॉट साइज भी होनी। तो यानी रिजॉल्विंग डिफरेंसेस में आ रही है जी चेंज कैपेसिटी, क्या हो गया यहाँ पे चेंज कैपेसिटी ओवर और अंडर टाइम, यानी क्या है ओवर ये हो रही है या अंडर टाइम है, हायरिंग की जरूरत है या ले ऑफ चाहिए, शिफ्ट वर्क फोर्स है, क्या शिफ्टिंग में काम हो रहा है, अल्टरनेट रूटिंग्स, क्या अल्टरनेट रूट्स हमारे पास अवेलेबल है, या द नेक्स्ट वन इज द चेंजिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कि मैं कैपेसिटी के अंदर ही या कंपनी के अंदर ही यू कैन से दैट यू स्टार्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कि आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट कर दी और सब कॉन्ट्रैक्टिंग को आप आगे लेकर चल रहे हैं। अल्टर लोड को अल्टर कर रहे हैं, अल्टर लॉट साइज अल्टर हो रही है, रीस्केड्यूल हो रही है, क्या हो रही है वो रीस्केड्यूल हो रही है। तो दैट इज हाउ द रिजॉल्विंग ऑफ डिफरेंसेस एग्जिस्ट। डिजाइन एंड इफेक्टिव कैपेसिटी, डिजाइन एंड इफेक्टिव कैपेसिटी। डिजाइन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम, यहां क्या कह रहे हैं, डिजाइन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल आउटपुट ऑफ अ सिस्टम, यानी जो भी डिजाइन कैपेसिटी है दैट इज अ मैक्सिमम थ्योरेटिकल आउटपुट ऑफ अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम का कंप्लीट थ्योरेटिकल आउटपुट इसी ही की बेसिस पे होना है, यानी दैट इज द मेजर वन। तो दैट मींस कि डिजाइन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल आउटपुट ऑफ द सिस्टम, नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज रेट। किस तरह हम लोग कहते हैं उसे, हम रेट, किस रेट है इन डिजाइन एंड इफेक्टिव कैपेसिटी, तो नॉर्मली एक्सप्रेस किस पे होगा, दैट इज ऑन द रेट। इफेक्टिव कैपेसिटी इज द कैपेसिटी अ फर्म एक्सपेक्ट टू अचीव, यानी इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है, वो कैपेसिटी जो फर्म वांट्स दैट अ फर्म वो एक्सपेक्ट टू अचीव गिवन टू करंट ऑपरेटिंग कंस्टेंट, ऑपरेटिंग कंस्टेंट जो एक्सिस्टिंग है अभी मार्केट में उनको सामने रखते हुए। तो व्हाट इज द कैपेसिटी दैट वी आर गोइंग टू सी, कि उस कैपेसिटी को हमने कैसे मैनेज करना है। ऑफन लोअर देन डिजाइनिंग कैपेसिटी, यानी इसी कैपेसिटी कई दफा डिजाइन कैपेसिटी से लोअर होती है। तो दैट मींस इफेक्टिव कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फर्म एक्सपेक्ट टू अचीव गिवन और करंट ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट, यानी गिवन और करंट ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए ही आगे चल रहे हैं। ऑफन लोअर देन डिजाइन कैपेसिटी, ऑफन क्या है, लोअर देन डिजाइन कैपेसिटी, के डिजाइन कैपेसिटी क्या है, काफी लोअर है। तो दैट इज ऑफन लोअर देन डिजाइन कैपेसिटी, के लोअर देन डिजाइन कैपेसिटी में क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो डिजाइन एंड इफेक्टिव कैपेसिटी आ गई, क्या चीज आ गई हमारे पास, डिजाइन एंड इफेक्टिव कैपेसिटी। डिजाइन जो है वो हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटी में नहीं एग्जिस्ट कर रही। सो दैट इज द डिजाइन एंड इफेक्टिव कैपेसिटी। सो द यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, अभी हमने स्टडी भी किया कि हाउ द यूटिलाइजेशन इज बीइंग डन एंड हाउ यूटिलाइजेशंस आर बीइंग फॉर्मुलाइज्ड, उसके फिर फॉर्मूले भी पढ़े थे जिसमें आर्स अवेलेबल भी थे, आर्स एलोकेटेड भी थे, दोनों को हम आइडेंटिफाई करते थे ताकि हमें हमारे पास यूटिलाइजेशंस पता लग जाए कि यूटिलाइजेशंस किस लेवल की हैं और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रही हैं। यूटिलाइजेशन इज द परसेंट ऑफ डिजाइन कैपेसिटी अचीव, यानी क्या यूटिलाइजेशन इज द percent of design capacity achieved. Utilization is the actual output divided by design capacity. Utilization is actual output divided by design capacity, because utilization जब भी हम बात करते हैं actual output and design capacity. So that is the utilization is the percentage of design capacity achieved, कि कितनी डिजाइन कैपेसिटी हमारे पास अचीव हो चुकी है, और उसी अचीवमेंट को हम आगे लेकर फर्दर चलेंगे, दैट हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट। तो यूटिलाइजेशन एक्चुअल आउटपुट एंड डिजाइन कैपेसिटी, यानी एक्चुअल आउटपुट कितनी है और डिजाइन कैपेसिटी हमारे पास कितनी एग्जिस्ट कर रही है। एफिशिएंसी इज द परसेंट ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी अचीव, यानी एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी, कि जितनी इफेक्टिव कैपेसिटी आपने अचीव कर ली है मैं उसकी परसेंटेज जब निकालूंगा तो दैट इज नोन टू बी एज अ एफिशिएंसी। क्या कहूंगा उसे मैं, दैट इज नोन टू बी एज योर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज द परसेंट ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटी, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी। किससे डिवाइड कर रहे हैं उसे हम, इफेक्टिव कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्चुअल यूटिलाइजेशन आ रही, एक्चुअल आउटपुट कितनी है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कैपेसिटी, के इफेक्टिव कैपेसिटी के थ्रू हम डिवाइड करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं। So that means that efficiency equals to actual output divided by effective capacity. Now starting with the one of the example को देखते हैं एक, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. Actual production last week 148,000 rolls, effective capacity 175, design capacity 1200 roll.
एंड द बेकरी ऑपरेट 7 days पर वीक एंड 3 to 8 hours शिफ्ट। डिजाइन कैपेसिटी क्या है जी, 7 days है एंड 3 weeks है एंड 3 weeks and 8 days are overall hours of shift। सो इंटू 1200 से 1200 क्या है, पर आवर है, तो यहाँ पे हमने कहा जी इतने हमारे पास रोल्स बन जाएंगे पे हमारी वैल्यू लगेगी, दैट इज 201,600। क्या है ये हमारे पास 201 यानी 2,01,600। क्या चीज है ये हमारे पास 2,01,600, यानी उनके हिसाब से हमारे पास ये वैल्यूएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखें 148,000 यूटिलाइजेशन के अवेलेबल, एक्चुअल कितना है, और उसके बाद हमने कहा जी डिजाइन कैपेसिटी हमें कहती है इतना है हमारे पास, और हमने कहा जी यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है, दैट इज 73.4। कितनी हो रही है, दैट इज 73.4 के इतनी हमारे पास डिजाइन की कैपेसिटी और इतनी हमारे पास यूटिलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। अब यहां देखें, यहां एफिशिएंसी में फिर अगेन अवेलेबल आ गया और यहां पे हमारे पास आ गया इफेक्टिव कैपेसिटी। तो उसने कहा जी एफिशिएंसी इज हाई बट यूटिलाइजेशन इज नॉट इज लो, यानी कि एफिशिएंसी इज हाई बट यूटिलाइजेशन जो है वो यूटिलिटी एक्सपेंस से मिलेगा वो ज्यादा बेहतर है। बिग एग्जांपल, अब यहां पे देखें, अब यहां क्या हो रहा है, अगेन 148 175। अब यहां क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या बनाया जा रहा है, यहां पे एक्सपेक्टेड आउटपुट, यानी एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास किस बेसिस पे आ रही है, इफेक्टिव आउटपुट 175 आ रही है, एफिशिएंसी 0.75 कितनी आ रही है हमारे पास, एफिशिएंसी 0.75। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 131,250, दैट इज 131,250 के ये हमारे पास वैल्यूएशंस एग्जिस्ट कर रही है, ये वैल्यूएशंस हमारे पास नजर आ रही है कि ये वैल्यूएशंस हमने करनी है। कैपेसिटी एंड स्ट्रेटेजी, कैपेसिटी और स्ट्रेटेजी का बहुत आपस में लिंक है, बिकॉज जब भी आप कैपेसिटी इंप्रूव करते हो या कैपेसिटी हायर लेते हो तो दैट लीड्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। किस पे डेवलप कर जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि हमारे पास ये हमारे पास स्केल्स दैट इज नोन टू बी एज ए स्केल्स। तो कैपेसिटी डिसीजंस, तो उसी के हिसाब से देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। कैपेसिटी डिसीजन इंपैक्ट ऑल 10 डिसीजंस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यानी कितने को कर सकता है ये, ऑल 10 डिसीजंस ऑफ ऑपरेटिंग मैन मैनेजमेंट एज वेल एज अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Capacity decision must be integrated into the organization's mission and strategy, यानी capacity decisions जो होते हैं must be integrated into the organization mission and strategy, यानी किस में इंटीग्रेट हो जाएंगे, on the organization mission and strategy, कि जितनी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल मिशंस हैं एंड स्ट्रेटेजी उसमें ये मिक्स हो जाएगा और उसमें डेवलप हो जाएगा। और यहीं पे यही कह रहा है कैपेसिटी डिसीजन इंपैक्ट ऑल 10 डिसीजंस ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजमेंट एज वेल एज अदर फंक्शनल एरिया, कि कोई भी फंक्शनल एरिया हो उससे भी पहले ये यहाँ पे कैपेसिटी मैनेजमेंट की तरफ ही लेकर जा रहा है। कैपेसिटी डिसीजन मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड स्ट्रेटेजी, यानी कैपेसिटी डिसीजंस मस्ट बी इंटीग्रेटेड। कैपेसिटी डिसीजंस क्या है, मस्ट बी इंटीग्रेटेड into the organizations missions and strategy, यानी जो भी हमारे पास organizations missions हैं या strategies हैं हमने उसको साथ साथ लेकर आगे चलना है कि how we are going to see them and how we are going to identify them, कि हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे चीजें वैल्यू हो रही हैं और वैल्यू होकर हमारे सामने आ रही हैं। सो कैपेसिटी और स्ट्रेटेजी का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। समटाइम्स आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देख रहे होते हो और आपने जब अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट कर लिया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो याद रखिएगा आपका ये लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एज होगा। क्या होगा ये आपके पास लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव, दैट इज लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, कि जिसमें आपके पास पता होगा कि हाँ जी ऑलरेडी मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे अचीव कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आपके पास ये लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एज रहेगा और या आप इसको साथ साथ लेकर देखेंगे कि दैट हाउ दैट आर बीइंग डेवलप्ड एंड हाउ दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड। The next thing is the capacity consideration. कैसे capacity consideration रखनी, forecast demand accurately, understand the technology and capacity increment, यानी हमें क्या होना, understand the technology and capacity increment। यहाँ पे क्या है, forecast demand accurately, forecast कर सकते हैं demand accurately, understand the technology and capacity, क्या करना होगा, understand करें technology and capacity को, क्या understand करनी है हमने technology और capacity को एंड कैपेसिटी इंक्रीमेंट्स को, एंड फाइंड द ऑप्टिमम ऑपरेटिंग लेवल, कि मैक्सिमम मैक्सिमाइज्ड ऑपरेटिंग लेवल कितना है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग
मैक्सिमम ऑप्टिमम ऑपरेटिंग लेवल, ऑपरेटिंग लेवल वॉल्यूम। बिल फॉर चेंज, यानी अब अगली चीज क्या आ रही है, बिल फॉर चेंज। कि बिल फॉर चेंज में क्या आ रहा है या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं व्हेन वी टॉक अबाउट बिल्स, के बिल्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हम सामने नजर आ रही हैं। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑलरेडी मैं भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि इकोनॉमीज क्या होंगी और डिस इकोनॉमीज क्या मतलब होगा, यानी दोनों का मीनिंग्स आपस में डिफरेंट है या वेरी कर रहा है। यहां पे हमने रखी हुई है एवरेज यूनिट कॉस्ट और डॉलर पर रूम, और यहां नंबर ऑफ रूम्स। अब यहाँ क्या है, ये हमारे पास आ रही है दैट इज रूम्स रोड साइड मॉडल 50 रूम्स 75 रूम्स। असूलन देखा जाए तो हमारे पास जो डायरेक्शन आ रही है वो टू सम एक्सटेंट यही आ रही होगी, और यहाँ पे हम कहेंगे कि दैट मीन्स कि यहाँ पे इसके साथ भी टेंजेंट हो रहा है, इसके साथ भी टेंजेंट हो रहा है और इसके साथ भी टेंजेंट हो रहा है। सो दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं कहूँ कि इकोनॉमी ऑफ स्केल जहां पे इनकी कॉस्ट सबसे लोअर पड़ी है ये कहेंगे कि दैट इज नोन टू बी एज अ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और उसके बाद जब आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी तो उसे हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या कहेंगे उसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या हमारे पास इकोनॉमीज जो है वो डिस इकोनॉमीज की तरफ चली गई या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जा चुकी हैं। सो वन इज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अदर वन इज द डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो रूम रोड साइड मोटल, रूम साइड मोटल्स एंड रूम रोड साइड। तो आपने कहा जी इस पॉइंट पे मेरे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल है बिकॉज द कॉस्ट इज लो। अब क्या चीज है मेरे पास, कॉस्ट जो है वो ओवरऑल पे लो है। अब यहां पे देखें तो हर एक का है, लेकिन हम ओवरऑल देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जब तक यहाँ पे सब चीजें हैं तो ये यहाँ पे इसी को फॉलो करेगा। क्या करेगा वो, इसी को फॉलो करेगा और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा वो, उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज या बढ़ाने की कोशिश करेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू इट। तो इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एवरेज यूनिट कॉस्ट, डॉलर पर रूम पर नाइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं और यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे तीनों पोर्शंस जो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे कन्वर्ज होके आ रहा है तो हमारे पास वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे पास एग्जिस्टेंस में है और ये हमारे पास वैल्यूएशंस आ रही हैं। So that means economies of scale and other one is the diseconomies of scale. क्या कहेंगे उसे हम, that is known to be as a diseconomies of scale. That means economies of scale exist कर रहा है और साथ ही हमारे पास क्या चीज exist कर रही है, that is known to be as a diseconomies of scale. तो ये हमारे पास आती है जब हम बात करते हैं इकोनॉमीज और इकोनॉमी ऑफ स्केल में आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, यू आर रनिंग ऑन योर कंप्लीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है वो लो हो जाती है या वो रिड्यूस कर जाती है कि हाउ वी आर गोइंग टू सी इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट इट। सो मूविंग फर्दर, बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी, क्या चीज आ रही है हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज अ बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे पास बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी और बिल्ट इन के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं कि दैट इज नोन टू बी एज अ बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी। परसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल्स मेड ऑन फ्लेक्सिबल असेंबली लाइन, परसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल्स मेड ऑन फ्लेक्सिबल असेंबली लाइन। अच्छा, एक होती है रिजिड असेंबली लाइन एंड अदर इज फ्लेक्सिबल असेंबली लाइन। क्या कहेंगे उसे हम, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड असेंबली लाइन, फिक्स्ड असेंबली लाइन आ गई है। सो दैट मीन्स कि रिजिड भी एग्जिस्ट कर रही होती है और फिक्स्ड भी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो रिजिड भी अपनी जगह पे चल रहा होता है और फिक्स्ड भी अपनी जगह पे ही मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखें 0, 20%, 40%, 60%, 80% और 100%। तो यहाँ पे असेंबली लाइन परसेंटेज के हिसाब से ये देखें सबसे हाई है निसान, फिर क्रिस्टल है, फिर होंडा है, GM है, टोयोटा है, फोर्ड है। तो दैट मीन्स दीज आर नोन टू बी द परसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल्स मेड ऑन फ्लेक्सिबल असेंबली लाइन, कि जहां पे हमारे पास असेंबली लाइन क्या है, फ्लेक्सिबल है, वेरीड है, यानी कि डिफरेंट तरीके की असेंबली लाइन हमारे पास चल रही है। और इसी को देखें तो यहाँ पे ये असेंबली लाइन ही हमें आगे लेकर चल रही होगी, कैसे। अब अगर हमें प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट हो रहा है। अब हर एक की यहाँ पे भी गौर से देखें तो कोशिश क्या है कि हम 100% पे चलें। कहाँ चलें हम, 100%। मीन्स ये भी बढ़ जाए, ये भी बढ़ जाए, ये भी बढ़ जाए, ये भी बढ़ जाए, ये भी बढ़ जाए। नॉर्मल केस में ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो अपना शेयर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे नहीं जा सकते बिकॉज यू नीड अ बिग कस्टमर्स टू गेट ऑन द इकोनॉमीज ऑफ
स्केल इन दिस इशू। सो इसीलिए यहाँ पे देखें प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस और तरह से आ रही, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ देखें तो ये वाली आप चीजें उसमें हर एक में कुछ ना कुछ गुंजाइश पड़ी है जिसने वो अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव करना है या इंप्रूव करके आगे लेकर जाना है। दैट इज हाउ दिस कैपेसिटी वुड बी रन, और उसी को देखना। और यहाँ पे देखिए इसके बैक स्लाइड पे जा रहा हूं तो यहाँ पे भी कैपेसिटी के हिसाब चल रहे हैं। जैसे ही कॉस्ट लो हुई उन्होंने कहा जी ये इकोनॉमी ऑफ स्केल है बिकॉज यहाँ कॉस्ट रिड्यूस हो गई। जैसे उससे ऊपर निकले हमने कहा डिसइकोनॉमीज हो गए, और इसीलिए हमने कहा जी कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ पे आपने कहा जी आप अपने 100% रन करेंगे, बट एट द सेम टाइम आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ना स्टार्ट हो जाए। क्या ना हो जाए? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज अगर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट होगी देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। फिर वहां पे इशू हो जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम हमने कैसे और किन बेसिस पे वैल्यूएट करने हैं और कैसे वैल्यूएट करके आगे लेकर जाएंगे। सो दैट इज द केस जब हम बात करते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स की, कि हमारे पास डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे और किन बेसिस पे डेवलप हो रहे हैं या होने चाहिए। दैट इज हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड। और इसी में हमने कहा जी बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटीज भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 11, बट वी हैव स्टडीड टुडे, we have studied the new thing, that is the capacity management and planning, जिसके अंदर हमने देखा है कैपेसिटी कैसे मैनेज करना है, यूटिलाइजेशन एंड एफिशिएंसीज को देखा, फिर हमने देखा कि कैसे रिसोर्स बैलेंसिंग करनी है। रिसोर्स बैलेंसिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट, कि उस रिसोर्स बैलेंसिंग हमने कैसे लेकर आगे जाना है और किन बेसिस पे आगे लेकर हम उसे जा सकते हैं। और उसी के बाद हमने किया है तो हमने देखा है कि यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि लॉट टू लॉट साइजिंग टेक्निक्स कैसे वर्क करती हैं, और उसी पे हमने देखा कि ईओक्यू इज नॉट वर्किंग। और आगे लेकर अब जब गए हैं कैपेसिटी पे, तो कैपेसिटी को ये भी देखना है कि या ओवर कैपेसिटी या अंडर कैपेसिटी हो तो उसको हमने चेंज करना है। साथ ही देखेंगे हमने रिजॉल्व कैसे करना है डिफरेंसेस बिटवीन रिक्वायर्ड कैपेसिटी एंड अवेलेबल कैपेसिटी, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज नोन टू बी एज अ रिक्वायर्ड कैपेसिटी एंड अदर वन इज नोन टू बी एज अ अवेलेबल कैपेसिटी। सो दीज थिंग्स आर बीइंग अंडरस्टूड। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसलिए हाफ हुआ है। अभी बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हमने आगे देखेंगे कैपेसिटी मैनेजमेंट में और क्या क्या चीजें आती है, और कुछ चीजें उसमें आइडेंटिफाई करेंगे जीआईटी से रिलेटेड, ताकि हमें पता लगे कि क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इनमें और जीआईटी के बीच में। सो दैट इज द केस, दैट इज वी हैव स्टडीड इन दिस लेक्चर एंड दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।